चलिए अब स्टार्ट करें। चलो अब शुरू करते हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड जाएगा वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, बेटर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो अपना कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम कुछ मैट्रिक्स मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स मतलब टू डायमेंशनल है, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। तो एक बीसीजी मैट्रिक्स वाले टॉपिक से अपन ने स्टार्ट किया था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो यूएस की कंसल्टिंग फर्म है, तो उन्होंने जो मैट्रिक्स दिया उसमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात हो रही थी। दो चीजें देखी ना, एक मार्केट शेयर और एक मार्केट का ग्रोथ। आपका मार्केट में कितना शेयर है एज अ कंपनी, और मार्केट कितना ग्रोइंग है, कितने नए कस्टमर्स ऐड होते हैं उसके अंदर। तो ये पैरामीटर्स हम कंपेयर कर रहे थे। और इसमें एग्जांपल अपन ने नेस्ले वाला देखा। ठीक है, ये पेज 95 पे था। नेस्ले वाला एग्जांपल भी देखा। तो भाई मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के बेसिस पे चार कैटेगरीज में कवर अप किया। सबसे बेस्ट कैटेगरी स्टार कैटेगरी। आपका मार्केट में शेयर भी हाईएस्ट है और मार्केट ग्रो भी बहुत फास्ट कर रहा है। बट ये थोड़ा सा ऑन द एज वाली चीज है स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज क्या हो रहा है ना, मार्केट में नए नए कस्टमर आ रहे हैं। हर कॉम्पिटिटर भूखा है ना, सबको काम चाहिए। तो आप नंबर वन हो तो आपके खिलाफ तो एक ग्रज अलग ही होता है। वैसे भी अगर आप नंबर वन पे हो कोई चीज में, तो बाकी 100 लोग ना आपके अगेंस्ट ही होंगे। फॉर वन और द अदर रीजन, एंड द बेसिक रीजन इज जेलेसी। वो तो होता ही है। तो बाकी कंपनी वाले ना आपको थोड़ा बहुत नीचे उतारने के चक्कर में लगे। अब वो तभी होगा जब आपका मार्केट शेयर तोड़ पाएंगे। तो या तो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर तोड़े, या नए कस्टमर को आप तक पहुंचने ही ना दे। तो इसी का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो स्टार वाली कैटेगरी में हमेशा मार्केटिंग करते रहने का प्रेशर जो है ना, वो आपके ऊपर बना रहता है। इवन बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनको भी मार्केटिंग करते रहना पड़ता है। डोमिनोज की बात कर रही थी, चीज और खाने की बात चल रही थी, तो शुरू वहीं से करते हैं। फिर से वो अनइंटेंशनली घूम फिर के वहीं आ जाते हैं अपने वैसे, क्योंकि खाने के अलावा पता है कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ नहीं है पता है। और सूरत में तो स्पेसिफिक, सूरत की लाइफ में तो और कुछ नहीं है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन आप अगर नोटिस किया हो, किसी को कोई एड्रेस बताते हो आप, ठीक है, आप देख लो, आप 90% टाइम कोई ना कोई खाने की जगह का रेफरेंस देते हो कि इसके बाजू में और उसके बाजू में, और कुछ आप रेफरेंस में नहीं दोगे। बाजू में 10 दुकानें होंगी, लेकिन आप अगर किसी को रेफरेंस दोगे ना, तो कोई ना कोई ईटिंग आउटलेट या कोई रेस्टोरेंट का ही रेफरेंस दोगे कि इसके पास है। और सामने वाला समझ भी जल्दी जाता है। तो और कोई भी चीज का रेफरेंस हो ना, उतनी जल्दी रिलेट नहीं होगा। लेकिन खाने का रेफरेंस हो ना, पहले पता चलेगा। मैं बोलता हूँ क्रॉस रोड रेस्टोरेंट के सामने, क्रॉस रोड पता है तो रेस्टोरेंट बोलूंगा मालूम पड़ेगा। बाजू में स्मॉल वंडर, तो आधे लोगों को नहीं पता होती। हाँ, बट खाने का बोला तो तुरंत मिल गया वैसा है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो खाना ही है। तो अल्टीमेटली अब बात शादी की हो रही हो, या फिर एड्रेस की हो रही हो, या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हो रही हो, खाना पीना तो चलता रहेगा। तो पहला एग्जांपल वही है अपना। तो आप देखते हो टीवी पे भी जो ब्रांड्स है, डोमिनोज की बात कर रहे थे, पिज्जा या चीज की बात कर रहे हैं अपन। तो डोमिनोज वाला इतना बड़ा ब्रांड है, उसको क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट देने की, कौन नहीं जानता है। लेकिन फिर भी वो लोग टीवी पे रेगुलर मार्केटिंग करते हैं। और स्पेंडिंग रेशियो पता है इनका, 35% ऑफ द रेवेन्यू गोज इन मार्केटिंग। 35%। जोमेटो, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, जितने ब्रांड है ना, फूड ब्रांड, जंक फूड वाले खासकर, ये लोग अपनी रेवेन्यू का, अपनी इनकम का 35% तक खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं। आप सोचो ये कुछ ज्यादा हैवी रेशियो नहीं हो रहा, जबकि इतने नोन ब्रांड्स हैं। तो 35% तो बहुत हैवी रेशियो हो गया। क्यों इतना स्पेंडिंग कर रहे हैं? बिकॉज ना वो बोलते हैं ना, याद करवाने वाला स्ट्रैटेजी है। अब जैसे घर पे अगर आप है ना 2-4 दिन ये जोमेटो का ऐप ना देखो, उसके नोटिफिकेशन ना देखो, टीवी पे डोमिनोज की ऐड ना देखो, तो घर का खाना अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, अच्छा तो होता ही है, तो वो लगने भी लग जाता है वैसे। और ऑप्शन नहीं मिलता, हाँ भाई ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी हो रही है। लेकिन जैसे टीवी चलाओ ना, वो क्रिकेट मैच के बीच में आ जाता है। ठीक है, डोमिनोज का वो पिज्जा का स्लाइस खींचते हुए। और जितना बड़ा टीवी उतनी जल्दी भूख लगती है आपको, क्योंकि वो पिज्जा का स्लाइस ना इस एंड से उस एंड तक डायगनली जा रहा है और पूरा चीज स्प्रेड हो रहा है। फिर देख के यार क्रेविंग हो जाती है, बोले यार पिज्जा खाने का मन हो रहा है। आपका मन हो नहीं रहा था, वो ऐड देख के होने लग गया। अब सामने रोटी सब्जी आ जाए, बोले यार ये क्या बना दिया आज, बोले रोज ये तो खाते हो, बोले यार पिज्जा मंगवाएंगे, तो मैच भी है, माहौल जमा हुआ है, तो चलो पिज्जा मंगवा के खाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। अब वो दिखा दिखा के आपको ना याद करवा रहे हैं। अब सोचो, टीवी पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट में ऐड दिखाई है, कितने करोड़ टेलीविजन सेट पे एक साथ दिख रही होगी। उसमें से कितने लोग होंगे आपके जैसे जिनको तुरंत मन कर गया होगा कि ऑर्डर करना है। अब रोटी सब्जी नहीं खानी, मम्मी से झगड़ा करके भी मंगवा लिया। कभी कभी तो मम्मी बोलती थी हाँ तो पिज्जा ही मंगवा लो, चलो मेरे को भी नहीं बनाना, अच्छा है, छुट्टी और क्या, ऑर्डर कर दिया। और उस चक्कर में उनका रेवेन्यू कितना बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे नो कि जितना हम बेचते रहेंगे ना, पिच करते रहेंगे, बार बार कस्टमर आता रहेगा, उसको याद करवाना पड़ेगा। इसलिए तो जोमेटो वाला आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है ना, हर थोड़ी देर में। तो डिनर हो गया, कुछ मीठा खा लो, नाश्ता दोपहर का खाना हो गया, चाय पी लो, 4 बज गए, मतलब बातें कर रहा है यार, तो ऐसे नोटिफिकेशन में कोई तरीका है। और फिर देख के अपने भी ओपन कर ही लेते हैं ऐप। तो उनका आइडिया वही है कि बार बार याद कराते रहो कि हम अवेलेबल है। कितनी बार लेके आते हैं, नो कुकिंग जनवरी, नो कुकिंग नवंबर, ऐसी थीम लेके आता है जोमेटो वाला। अरे ये तो कोई मतलब पूरा जनवरी का घर में खाना नहीं बनेगा।
बाहर खाते रहेंगे तो हो चुका। मतलब तो एकदम महंगा बेच रहा है, ऊपर से स्कीम बना रहा है। तो ये स्टार्स वाली कैटेगरी में ये सब प्रेशर इनके ऊपर है। दूसरा अपन ने कैश काउ देखा, ये स्टेबल रेवेन्यू, जो ना डिपेंडेबल कमाई, ये हर महीने आने वाली है शांति से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये प्रॉफिट्स आप दूसरे बिजनेसेस को चलाने के लिए यूज भी कर सकते हो। रिलायंस वाला अपना ऑयल टू केमिकल बिजनेस का प्रॉफिट ही पूरा जियो में डाल रहा था ना, तो जियो लॉस मेकिंग कैसे चलाया उसने, बिना आईपीओ रेज किए, बिना फंडिंग के कैसे चलाया। तो जो कैश काउ है, वहां से पैसे आ ही रहे, वो प्रॉफिट जियो में डाला, उसको पता है 2-3 साल खर्चा चलाना है, नुकसान होगा लेकिन फिर बाद में कमाई शुरू होगी, और अब वो टाइम आ गया है कमाने वाला। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मार्क देखा अपन ने, वहां पे मार्केट बढ़ रहा है लेकिन अपना मार्केट शेयर कम है, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। और डॉग वाली कैटेगरी सबसे खराब थी, उसमें तो मार्केट भी ग्रो नहीं कर रहा और आपका शेयर भी नहीं है, मिल्की बार वाला केस अपन देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो एंसॉफ मैट्रिक्स देखा, उसमें 4 कैटेगरी अगेन, वहां पे प्रोडक्ट और मार्केट का कॉम्बिनेशन मेट्राइसेस या दो उसमें मैट्रिक्स में उन्होंने लिया कि भाई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो आप उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे उसी मार्केट में और कस्टमर्स अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। और आपका वो फिर उसके अंदर प्रोडक्ट उतना अच्छा होना भी चाहिए, फिर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको अपनी तरफ लेके आने के लिए वैसी सर्विस देनी पड़ेगी, वो पॉइंट है। दूसरा, इसके बाद एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके निकल जाओ, आपका नोन मार्केट है, आपके नोन कस्टमर्स है, आपको जानते हैं, कुछ नया लाओगे जो ट्राई भी करेंगे। बालाजी वाला एग्जांपल अपन ने देखा, भाई वेफर बेच रहा है, फेमस है, नमकीन स्टार्ट कर दी तो लोग ट्राई तो करेंगे एक बार, फिर टेस्ट अच्छा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, वैसा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट वही है, नया प्रोडक्ट लेके आए तो बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो नाम भी रिलेट हो जाएगा। इसका उल्टा भी देखा, उसमें क्या था, मार्केट डेवलपमेंट, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। तो नया मार्केट है और अगर आप सेम प्रोडक्ट लेके उतर रहे हो तो उसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट, और इसका वाइस वर्सा होगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैसा। और लास्ट स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफिकेशन, नया मार्केट नया प्रोडक्ट, ठीक है, सुसाइड सेल, फुल रिस्क, ये कुछ भी हो सकता है। एक किया मोटर का एग्जांपल अपन ने देखा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके वो न्यू मार्केट में आ गए कि भाई चलो ठीक है इंडिया चलते हैं, लेकिन अपना जो फेवरेट प्रोडक्ट है सेल्टॉस, जो पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वही लेके जाएंगे तो सेफ रहेंगे, बिकॉज उस प्रोडक्ट का पूरा गेम हमें पता है और मार्केट में वहां पे उस टाइप की गाड़ियों की डिमांड है, चलो लॉन्च करते हैं, वैसा हो गया। तो ये भी कैटेगरी थी। अब इसमें इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है 101 पे एंसॉफ मैट्रिक्स में, इन्होंने बात की है मैकडोनल्ड्स की, उसको इस मैट्रिक्स में सेटअप करने की कोशिश की है कि चारों पॉइंट्स किस तरीके से रिलेट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्योंकि ये भी एक नॉन ब्रांड है, अगर वो खाने का ब्रांड आ गया, ये मेरी तरफ से नहीं है ये। हाँ, ये जो था मिला वही मैंने रखा है। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी की जो बात कर रहे थे ना, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं ना, प्राइसिंग की बात हो रही है, पूरा क्लेवर प्राइसिंग, प्राइस पॉइंट ऐसा रखो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, और प्राइस पॉइंट उसका खाली दरवाजे के बाहर ही दिखता है, 49 रुपीज ऑनवर्ड्स, 99 ऑनवर्ड्स, अंदर जाओ ना पर पर्सन 250 रुपये खर्च करवा देता है। आपको समझ ही नहीं आएगा मैकडोनल्ड्स में कि आपका पैसा चला कहाँ गया, या आप क्या सोच के जाते हो और क्या बिल आता है, कभी भी जाके देख लेना, जितना एंट्री में दिखेगा ना और अंदर जो आप खर्च करके आओगे, पर पर्सन देखना कितना आता है, वो बढ़ी जाता है। तो बड़ा क्लेवर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो है उसकी। हैप्पी मील तो आपको पता होगा क्या है हैप्पी मील, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, वो हैप्पी मील का फालतू सा टॉय होता है, उसकी क्वालिटी भी इतनी खराब होती है, पर बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगता है ना, उस चक्कर में वो पूरा मील खरीदना पड़ता है, वहां से भी कमा लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में और ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए ये सब चीजें हैं। स्पीडी सर्विस और एक ड्राइव थ्रू, स्पीडी सर्विस तो चलो उनका मेन यूएसपी है, इसको बोलते हैं क्यूएसआर चेन बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। मैकडोनल्ड्स जो है वो जो कैटेगरी है रेस्टोरेंट की, उसको बोलते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। उनका आइडिया वो है कि जितना क्विकली हम डिलीवर कर सके, दैट शुड बी द मेन पॉइंट। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो था कि 1 मिनट में बर्गर असेंबल हो जाना चाहिए, तो एक बर्गर का ऑर्डर आया तो 1 मिनट में बर्गर रेडी हो सके, उन्होंने उस टाइप का प्रिपरेशन किया। इसलिए वो लोग कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं करते, और एक स्टैंडर्ड बर्गर होता है, मैकवेजी ऑर्डर करो, कोई जैसा बनाता है वैसे ही बनाएगा। आप बोलोगे प्याज ज्यादा डाल देना, थोड़ा मेयोनीज कम लगाना, सर यही है, ऐसे ही बनता है, क्योंकि हमें जल्दी सर्व करना है। तो अमेरिकन मार्केट में जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो वहां पे क्या है ना, टाइम नहीं है किसी का, फटाफट बर्गर लिया और निकल गए। तो स्पीडी सर्विस की कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया। अब सबवे देख लो, इसकी रिवर्स कैटेगरी, उसमें स्पीड आ ही नहीं सकती, वो कोशिश ही नहीं करता, बोले आराम से बनाऊंगा, बोलो क्या क्या डालू, सब्जी यहाँ पे बता दो, उस हिसाब से बना के दूंगा, तो रिवर्स स्ट्रेटेजी। ड्राइव थ्रू क्या है, कुछ आइडिया? आपने देखा होगा, अपना हाईवे पे बनाया हुआ है, आप ऑर्डर प्लेस कर दो, गाड़ी लेके जाओ, सीधा उसके काउंटर पे से खाना लो और निकल जाओ। क्योंकि मेन हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो वो कार पार्क करो, फिर बैठो, फिर खाओ, फिर निकलो, उसमें टाइम लग जाता है। और जो चला रहा होता है उसको गुस्सा चढ़ता है, बोले यार क्या बार बार गाड़ी रुकवा रहे हो, बाकी सबको भूख लगी है, ड्राइव करने वाले को मजा आ रहा है हाईवे पे,
अब एक बार आपने गाड़ी रुकवाई, 1 घंटा वेस्ट हो गया। अब वो बोलेगा लेट पहुंचेंगे तो मुझे मत बोलना, तुम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ड्राइव थ्रू में क्या है ना, ऑर्डर ऐप से डाल दो, नियरेस्ट है वहां से लेके चले जाओ, तो आपको रुकना नहीं पड़ता, दैट इज एन एडवांटेज। तो उससे भी आपकी सेल बढ़ती है और कुछ नहीं। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट। नए नए कंट्री में जाओ जहां जहां पे मैकडोनल्ड नहीं है। अब वैसे मैकडोनल्ड तो क्या पूरे वर्ल्ड में है, कुछ एक दो कंट्रीज है जहाँ पे मैकडोनल्ड नहीं है। एक शायद आयरलैंड है या फिनलैंड है। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, तो इन दोनों में से एक है, अपने एक बार चेक करेंगे किसमें है। वो एक कंट्री में उन्होंने मैकडोनल्ड्स बैन कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बच्चों की हेल्थ के लिए। जंक फूड है, अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई ये मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, ये सब हमारे कंट्री में नहीं चलेगा। और ये दो आयरलैंड या फिनलैंड में से किसी एक में है। अब उन्होंने उसको बैन किया हुआ है। और पहले था मैकडोनल्ड वहां पे था। जो लास्ट मैकडोनल्ड स्टोर था जो बंद हुआ, उसका जो लास्ट बर्गर मील था ना, बर्गर फ्रेंच फ्राइज, वो मील उन्होंने वहाँ म्यूजियम में रखा है। हाँ हाँ, ये रियल फैक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज उसकी। नहीं, वही तो प्रूव करने के लिए रखा है, वो इतने साल से रखा है, लेकिन वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। और वो बच्चों को दिखाते हैं, स्कूल के बच्चों को म्यूजियम में लेके जाते हैं दिखाने। बोले देखो ये इसलिए हमने बैन किया हुआ है, ये जो तुम खा रहे हो तुम्हारे पेट में जाके डाइजेस्ट होगा, ये बाहर पड़े पड़े इतने साल में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सोचो। तो वो प्रूव करना चाहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने खास वहां पे ना वो डिस्प्ले में रखा है, और उस पर लिखा है कौन सी डेट का है, लास्ट कब का है, दिस इज द लास्ट मैकडोनल्ड मील इन द कंट्री बिफोर इट वाज बैंड इन द कंट्री, वैसा करके वो डिस्प्ले में रखा हुआ है। तो वो रियलिटी है। तो वो जंक फूड कितना हेल्थ के लिए खराब है ना, वो प्रूव करने के लिए रखा है। अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार अपने भी क्यों खा रहे हैं, है ना। जो अभी तक बर्गर खाए होंगे सब पेट में तो नहीं है। हाँ, तो हो सकता है ऐसा। देखते हैं, ये एक बार टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर चेक करते हो, आपको फोटो दिखाता हूँ। वो रियल केस है। ठीक। तो ये मार्केट डेवलपमेंट में वही अलग अलग कंट्रीज ढूंढो आप। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो इन्होंने किया ही है। वो मेन्यू में जो वैरायटी आ गई ना, वो तो खतरनाक है, मतलब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। तो पहले मैकडोनल्ड का स्टैंडर्ड मेन्यू था, दो तीन ही चीजें थी, वो मैकालू टिक्की, मैकवेजी, मैकपफ आता था, तीन चार चीजें मेन्यू में थी, एक आइसक्रीम है, एक अपना कोल्ड ड्रिंक है, कोक फ्लोट है, हो गया। अभी तो इतनी वैरायटी लेके आ गए, बर्गर में आपको 10 वैरायटी मिल जाएगी। तो वेज नॉन वेज ये वो सब है, एग वैरायटी भी लेके आ गए, सब कुछ है। तो इतनी सारी वैरायटीज लेके आ गए कि आपको चॉइस मिल जाती है। वो बर्गर ब्रेड और उस अपन बात कर रहे थे, उसमें व्हीट बन और मिलेट बन वो सबका ऑप्शन भी है। ऐसा कर दिया। तो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। डाइवर्सिफिकेशन में एक तो ये मैक कैफे वाला जो उन्होंने सेगमेंट स्टार्ट किया, तो वैसे मैकडी में भी अलग से मैक कैफे का काउंटर बना रखा है। तो बेवरेजेस और मिल्क शेक और थिक शेक्स के लिए एक अलग सेगमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वो मैक कैफे के नाम से भी पूरे वर्ल्ड में काफी जगह चेन शुरू कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सिर्फ फूड के अलावा बेवरेजेस और जो शेक्स या वो सब जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें डाइवर्सिफाई कर लिया, ये पॉइंट है। और ये लिखा ना स्विट्जरलैंड वाला, स्विट्जरलैंड में बहुत बढ़िया होटल खोला है मैकडोनल्ड वालों ने, तो वो होटल बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई किया। वो टेस्टिंग बेसिस पे है कि भाई चलेगा तो और करेंगे वैसा। चलो ये पॉइंट कंप्लीट। देखते हैं बर्गर वाला कहाँ पे। आइसलैंड है। देखो दिया हुआ आइसलैंड है, मेरे को लगा आयरलैंड या फिनलैंड में से कोई होगा। रेस्टोरेंट क्लोज डाउन है 2009, कितने साल हो गए। और बोला जिस दिन आखिरी दिन था मैकडोनल्ड का, तो वहाँ पे भीड़ लग गई थी, सोचो एक दिन में कितने बर्गर बेच दिए। 10,000 बर्गर। ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे मैकडोनल्ड्स बैंड है पूरे वर्ल्ड में, बाकी सब जगह है। देखो ये लिखा है, वन ऑफ द फाइनल बर्गर्स वाज प्रिजर्व्ड एंड ऑडली नेवर डिकम्पोज्ड। ये अभी भी डिस्प्ले पे है, वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, तो इंस्टा का लिंक खुलेगा इसमें, देख। हाँ वही शायद मांगे। दूसरा लिंक देखना। हाँ ये रखा हुआ है।
ये फोटो है, यहाँ ऐसे म्यूजियम में रखा है, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर, और 2009 में लिखा हुआ है, वहां से रखा हुआ है, अभी भी है। पर 2025 में भी बर्गर और फ्राइज वैसे ही डिकम्पोज नहीं हुई। अब अगली बार खाओगे तो आपको ये याद आएगा, खाओगे फिर भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ खाओगे तो सही, लेकिन ये रियलिटी है, इसलिए उन्होंने उसको बैन करके रखा है वैसा। चलो देखते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। एडीएल मैट्रिक्स। अब ये एडीएल का फुल फॉर्म जो है, उसके इन्वेंटर का नाम है आर्थर आर्थर डी लिटल। एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है, खुद के नाम पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ना पर्टिकुलरली उन्होंने लाइफ साइकिल एनालिसिस किया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल का जो ग्राफ है ना, वैसा वो बेल शेप जो कर्व नहीं बनाते अपना, स्टैटिस्टिक्स में या कहीं अगर आपने पढ़ा हो इस तरीके से, बेल शेप कर्व होता है। तो ये जो है ना, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए भी बेल शेप कर्व यूज होता है। इसमें ना हर एक प्रोडक्ट जो भी मार्केट में नया लॉन्च होता है ना, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एकदम नए, या नया होता है तो इतनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, फिर धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी ग्रो होती है। उसके बाद एक पीक स्टेज आता है कि भाई अभी प्रोडक्ट इससे ज्यादा और फेमस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और बिक नहीं सकता, और बाद में डाउनफॉल आता है कि अभी प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो रहा है। उस तरीके की चीजें होती है। तो इसको इन्होंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आप देख लो, इंडस्ट्री मेच्योरिटी या लाइफ साइकिल स्टेज के नाम पे। सबसे पहले बोला एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टेज, वो अपने बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, जो ठीक है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी, तो वो वहां से वर्ड आया। एम्ब्रियोनिक मतलब एकदम अभी जस्ट वो प्रोडक्ट कहीं मार्केट में नया नया आया है और ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वैसा इंट्रोडक्शन स्टेज बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ा बहुत चलने लगता है तो ग्रोथ स्टेज आता है, फिर सबको चाहिए, डिमांड राइजिंग है, उसको ग्रोथ स्टेज बोलेंगे। मेच्योरिटी स्टेज आ गया, मतलब वो पीक पे आ गया कि अब वो जितना फेमस हो सकता था उतना हो चुका है। और अब एजिंग, एजिंग का मतलब है कि फिर डिक्लाइनिंग ऐसा हो गया। तो ये आप देखोगे ना बेल शेप वाले में, तो एम्ब्रियोनिक वाला स्टेज यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर जब यहाँ पे चल रहा है ऊपर तो वो ग्रोथ वाला स्टेज हो गया, एक पीक आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट, तो इसको मेच्योरिटी स्टेज बोल रहे हैं। और फिर ये डिक्लाइन आ गया ना, तो वो एजिंग वाला स्टेज हो गया वैसे। तो ये हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये होने ही वाला है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती। जाएगा, उस पर आ रहा हूँ, हो जाएगा। तो बात वही है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो वो लाइफ टाइम के लिए या हमेशा के लिए वैसा ही चलता रहेगा। बहुत रेयर केस में हो सकता है कि उसका डाउनफॉल कभी नहीं आए और इसी पॉइंट पे बैठा रहे और कभी नीचे की तरफ ना जाए, तो वो बहुत रेयर है। ये फेज बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकता है या लॉन्ग टर्म चल सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल आएगा, वैसा है। कब आएगा यू नेवर नो, ट्रेंड कब चेंज हो जाए, कस्टमर का प्रेफरेंस कब चेंज हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हुआ है। अब ये अगर होने ही वाला है और ये इनएविटेबल है, तो एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस एंटिटी अपने क्या करें। तो आपको ना फिर वहां से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस, अपग्रेडेशन, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि फिर से पीक पकड़ना चाहिए, वो नेसेसरी है। अब इसमें हमने देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में ये सब चीजें होती है और कंपनीज उसके लिए क्या करती रहती है, वो आप देखो। जैसे फॉर इंस्टेंस अपन एप्पल की बात कर रहे थे, तो एप्पल का आईफोन जब मार्केट में आया 2007 में, आई थिंक फर्स्ट टाइम लॉन्च किया इन्होंने। तो 2007 में जब फर्स्ट टाइम आया ना, तो बहुत हाइप हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में टच स्क्रीन फोन्स और इस टाइप के फोन्स का कोई मार्केट था नहीं। उसके पहले वो कीपैड वाले फोन चलते थे। आप लोगों ने कीपैड वाले फोन यूज नहीं किए होंगे, किए? उसमें उसमें टाइपिंग चैटिंग की बड़ी खतरनाक। मैं पूछ रहा हूँ, है तो कीपैड वाला फोन, तो वो उसमें उसमें मैसेज टाइप करके देखो, तुम लोग तो बात करना ही छोड़ दोगे। हाँ हाँ हाँ, उसमें मैसेज टाइप करने का अलग ही, और हम लोग है ना वो चैंपियन थे उस चीज में। बिना देखे ना पूरा मैसेज टाइप कर सकते हैं, हमें पता है वो कितनी बार कौन सा बटन दबाना है। हाँ हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस ही इतनी होती है उसमें, ऐसा है क्योंकि वो जो है आपका टच स्क्रीन नहीं है ना। तो 1 से लेके 9 जो आपके बटन है ना, उसी में ABCD है सारी। हाँ तो 2 पे आता है ABC, 3 पे आएगा DEF। तो आपको अगर S टाइप करना है तो 7 को 4 बार दबाना पड़ेगा। तो हमको पूरी स्पेलिंग दिमाग में होती थी कि ये लिखना है तो ये बटन इतनी बार दबाना है, तब जाके पूरा वर्ड आएगा। तो सोचो एक वर्ड लिखने के लिए कितने बटन प्रेस करने पड़ते थे, मेहनत कितनी थी। आज तो अपन सीधा स्वाइप करते हैं, है ना, फिर वो ऑटो करेक्ट अपनी बैंड बजा देता है, लिखना कुछ है चलना कुछ जाता है। लेकिन स्वाइप करते हैं, ऑडियो भेज देते हैं, लेकिन तब टाइपिंग में रियल मेहनत थी। तो SMS भेजना एफर्ट वाला काम था, वो इतना ईजी नहीं था वैसा। तो वो जो चीजें आती थी तब, मार्केट वहां से चेंज हुआ जब आईफोन आया। आईफोन जब नया नया आया तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे था, लोगों को पता नहीं है क्या है, लेकिन लॉन्च होते ही जो वायरल हुआ है, उसके बाद सब उसके पीछे भागे, फिर सबको चाहिए। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्या है ना, ग्रोथ स्टेज पे जाने लगा। अब जाते जाते पीक पे आ गया होगा। तो जो स्टार्टिंग में आईफोन आया वो पीक पे आया होगा कि यार अब बोर हो गए,
अब कंपनी ने क्या किया, फिर आईफोन बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, वहां से नया मॉडल अपग्रेड, नए फीचर्स ऐड किए, फिर लेके आए। तो पता है जैसे ही आपका प्रोडक्ट है ना, वो ये वाले ट्रैक पे जाने लगता है ना, क्या पब्लिक बोर हो रही है, एक ही एक प्रोडक्ट है, क्या करे, कुछ नया नहीं आ रहा, तुरंत से ना कंपनी कुछ नया लॉन्च कर देती है। नया आईफोन आ रहा है, ये फीचर आ रहा है, वो फीचर आ रहा है, तो ना वहां से वापस वो पीक पकड़ लेता है, वैसे होता है। तो ये चीज आपको बार बार करते रहना पड़ता है। अब एक पॉइंट पे इनोवेशन की भी लिमिट हो जाती है। एप्पल में तो ये हो ही चुका है। अब एप्पल वाला क्या करता है, खाली मोबाइल फोन का वास्तु चेंज करता है ना, वो कैमरा इधर से हटा के उधर कर देता है, लेंस इधर, वो जो फ्लैश लाइट है वो चेंज कर देता है। तो उसी के ऊपर चल रहा है, बाकी अंदर कुछ भी नया नहीं है। लास्ट जब से स्टीव जॉब्स गया है, उसके बाद से उसकी कंपनी के पास ना इनोवेशन के नाम पे शायद ही कुछ बचा है। हर एड में सेम ही बोलते हैं, बेटर बैटरी लाइफ, बेटर कैमरा, फास्टर प्रोसेसर, और ज्यादा वाटर प्रूफ। मतलब 5 साल से यही कर रहा है और कुछ भी नया नहीं आया। तो इनोवेशन ना वो एक ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड कर रहा था, और वो विजन चला गया कंपनी का। बट ब्रांड वैल्यू इतनी क्रिएट कर गया ना वो बंदा, कि आज भी वो ब्रांड वैल्यू के चक्कर में लोग पैसा दे रहे हैं। क्वालिटी नो डाउट है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन की कुछ एकदम नया आ गया, वो कंपनी काफी साल से नहीं कर पा रही है, पर सीरीज निकालती जा रही है। अभी देखो आईफोन अभी चल रहा है, 16 चल रहा है ना, 5 साल पहले होगा 11 चल रहा होगा, 12 चल रहा होगा। आज भी अगर आईफोन 12 ही चल रहा होता तो आप खरीदते क्या? अच्छा, उस आईफोन 12 में और ये 16 में ज्यादा मेजर फर्क नहीं भी होगा ना, फिर भी आप खरीद रहे हो, क्योंकि आपको फील होता है कि समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग न्यू, कुछ चेंज हो गया, वही का वही नहीं है, तो बोर नहीं हुए। सेम आईफोन में भी लोगों को एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं क्या नया आया होगा, यूज करने में पता नहीं नया लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। सेम ही चल रहा है। वो हैंडसेट पहचानते कैसे है, पीछे 3 कैमरा है कि पीछे 2 कैमरा है, पीछे 4 कैमरा है, ऐसे पहचान रहे हैं, क्योंकि फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है। वो पॉइंट हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो कंपनीज को करते रहना पड़ता है, मार्केट में बने रहने के लिए, और ये हर कंपनी करती है। आप एप्पल के अलावा कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार कंपनी का एग्जांपल ले लो, कोई भी कार कंपनी में आप मारुति स्विफ्ट का एग्जांपल ले लो। अब स्विफ्ट गाड़ी इंडिया में 25 साल से बिक रही है, आज तो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन 25 साल पहले की स्विफ्ट और आज की स्विफ्ट एक जैसी, एग्जैक्ट सेम है या कुछ मॉडिफिकेशन है? हर 2-3 साल में ना कंपनी उसको रीडिफाइन करती है, वो आगे का पूरा लुक चेंज कर देते हैं, हेडलैम्प चेंज कर देते हैं, सनरूफ ऐड कर देते हैं, नए कलर ले आते हैं, थोड़ा मॉडल मॉडिफाई कर देते हैं, 2.0 3.0 ऐसे कर करके लॉन्च करते हैं। तो चेंजेस से ना एक वो रिफ्रेशिंग लगता है कि यार कुछ नया है। अब स्विफ्ट आज भी लोग खरीद रहे हैं, अच्छा उनको पता है कि 25 साल से ये कंपनी ये गाड़ी इस नाम से बेच रही है, लेकिन मॉडल में अपग्रेडेशन होता है, तो आपको नाम से फर्क नहीं पड़ता। आप जब गाड़ी में बैठो तो आपको लगना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये गाड़ी अपग्रेडेड है। आउटडेटेड फील होगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। इसका एक है रिवर्स एग्जांपल, शेवरोले। शेवरोले कंपनी कार्स इंडिया में थी, आज की डेट में शेवरोले बंद हो गई, पूरे वर्ल्ड में शेवरोले डूब गई। जनरल मोटर्स यूएस की कंपनी है, उनका ब्रांड था शेवरोले, और वैसे फ्रेंच कंपनी है, लेकिन जनरल मोटर्स ने टेक ओवर कर ली थी। अब वो पूरे वर्ल्ड में आउटडेटेड हो गई। रीजन ये, मेरे पास थी शेवरोले की बीट गाड़ी थी, कार बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने ली थी 2012 में। तो तब काफी गाड़ियां शेवरोले की इंडिया में चलती थी। पर 2012 से लेके 2016 17 18 19 आ गया, एक भी अपग्रेड वर्जन आया ही नहीं कार का। मतलब 5 साल बाद भी आप लेने जाओगे ना, तो जो गाड़ी मेरे पास 2012 वाली थी ना, 17 में भी शोरूम में सेम मिल रही है। अब सोचो कोई खरीदेगा? अब 2012 में गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन और वो सब नहीं आता था, चीजें अलग थी, बटन वाला था। आज के देखो टच स्क्रीन आता है, आप बोल सकते हो वॉइस कमांड आता है। तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना। अब यही फीचर्स अगर उसने अपग्रेड किए होते तो कंपनी चल रही होती, नहीं किए तो लोग क्यों खरीदेंगे? अच्छा, बाकी कंपनीज हर 6 महीने साल में नया वेरिएंट निकाल देती है कि भाई नया वर्जन आ गया, इसमें हमने अपडेट कर दिया, लोग स्विच कर लेते हैं। तो ये जो चीज है इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट आउटडेटेड होने लगे, सेल्स डिप होने लगे, कुछ नया लॉन्च कर दो, ट्विस्ट कर दो, ताकि लोग वापस से उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए आ जाए वैसे। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो जिसको बार बार अपग्रेड करते रहते हैं? मेनली तो टेक्नोलॉजी में ही होता है। मोबाइल ऐप्स में भी तो होता है, ये स्नैपचैट वाला नए नए फिल्टर डालता रहता है। क्यों डालता है? आप बोर नहीं हो जाए? आप स्नैप यूज कर रहे हो, फिल्टर यूज कर रहे हो, आपको जो फिल्टर अच्छा लग गया, इसमें आपकी शक्ल अच्छी आ रही है, फिर आप वो फिल्टर ही रख देते हो कि हर फोटो इसमें लेनी है। ठीक है, अब वो फिल्टर चल रहा है, चल रहा है, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा होगा 5 साल से वही फिल्टर यूज कर रहे हो, बोर नहीं हो गए? बोले यार कुछ तो नया आना चाहिए ना। अब जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ गई, होली आ गई, तो होली का फिल्टर आ जाएगा उसमें, उत्तरायण आ गई तो उसका फिल्टर आ जाएगा। कुछ ना कुछ वो लोग अपग्रेड करते रहते हैं, ताकि आप एंगेज रहो उसके अंदर, कि कुछ नया मिलेगा, तो ही आपको मजा आने वाला है। व्हाट्सएप देख लो, व्हाट्सएप का पहला वर्जन देखो, आज देखो, फीचर्स में फर्क है या नहीं है? अब तो इरिटेट कर दिया सब कुछ। इनको है ना इसके आपस में खुद के ऐप सारे मर्ज कर देने चाहिए, अभी इंस्टा। हाँ वही बाकी है, हाँ। क्या पता वो भी आ जाए, किसी मत बोलो कहीं। ये सब सुनते हैं, इसके अंदर सुनाई देता है, फोन के अंदर जो है ना इनका, जो माइक्रोफोन ऑन रखते हो ना, ये लोग सब सुन रहे होते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने? आप जिन चीजों के बारे में बात कर रहे थे ना, फीड में वही आता है। हाँ, आप दुखी चल रहे हो ना, तो दुखी दुखी रील आती है सारी, और स्टेटस भी वैसे ही आ रहे होते हैं। आप कोई भी चीज की बात कर रहे हो तो वो दिखने लग जाता है।
मैं तो खुद काफी बार ऑब्जर्व किया है कि ऐसा होता है। उस दिन घर पे ना मेरी वाइफ ने बोला, यार मैं ऑनलाइन ये स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहा था, बोले अदरक खत्म हो गई, ऑर्डर कर देना। मैंने ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा मेरे वो जो चेंजिंग वॉलपेपर आता है ना वीवो में, उसमें अदरक दिखा रहा है। मैं बोला यार ये कौन सा वॉलपेपर दिखा रहा है, तो मतलब सुन लिया होगा उसमें वही चीज आ रही है। तो ये लोग प्राइवेसी वाली कोई चीज नहीं है, फोन साथ में पड़ा है तो सारी बातें सुन रहे हैं। तो बोलो मत, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी रील आ जाएगी, वहां से भागना पड़ेगा। और जैसा जैसा ही चला रहा है ना, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप सब मर्ज करके एक ही ऐप कर देना चाहिए। ठीक है, इनोवेशन के नाम पे कर क्या रहे हैं, इंस्टा का फीचर व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप का फीचर इंस्टा पे डाल देते हैं, बंदा कंफ्यूज हो रहा है। अब मुझे स्टोरी देखनी तो मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, अब तूने व्हाट्सएप पे भी स्टोरी का फीचर डाल दिया, सब सेम हो गया। फिर उस पर कम्युनिटी बना दी अभी व्हाट्सएप के ऊपर, तो सब कुछ मर्ज होता जा रहा है। तो दोनों ऐप ना फिर एक जैसे लगते हैं, वो चीज है। तो कोई सेंस नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, चल रहा है। हाँ, मेंशन वाला भी आ गया, देखो व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस डालो, उसमें भी किसी को मेंशन, फिर वो ऐड भी कर सकता है, लाइक भी कर सकते हैं। तो इनोवेशन के नाम पे कुछ करना तो है, तो फिर क्या है ना, इधर के फीचर उधर कर दो और हो गया इनोवेशन वैसा। तो, और वो सबसे खराब तो जो आइकन चेंज कर देते हैं ना इंस्टाग्राम पे, कभी लाइक बटन नीचे, कभी लाइक बटन ऊपर, तो एक हाथ सेट हो चुका होता है, फिर इधर उधर कर देता है, बाद में आदत डालो ऐसा, तो वो परेशानी है। अपडेट करने से पहले सोचना पड़ता है कि फिर सेटिंग चेंज हो जाएगी पूरी, वो पॉइंट। तो ये लाइफ साइकिल जो स्टेज है ना, उसमें ये 4 पॉइंट्स बोले हैं, और हर प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इससे अलग चल रहे हैं, जिन पे असर हुआ ही नहीं अभी तक, या बहुत साल से आप देख रहे हो प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। है कोई ऐसे प्रोडक्ट ध्यान में आ रहा है? कोई भी कैटेगरी में हो सकते हैं। हाँ, स्प्लेंडर। हाँ, नहीं, हाँ, स्प्लेंडर बाइक आती है ना, वो वर्षों से वैसी की वैसी है। थोड़ा बहुत कलर वलर स्टिकर वेकर मॉडिफाई कर देते हैं, बट बाइक चल रही है। ठीक है, अब बाइक में तो कितना ही मॉडल में भी अपग्रेड कर लेंगे। और कोई प्रोडक्ट ऐसा ध्यान में आ रहा है? ये अपना बिस्लरी। पार्ले जी। है ना, पार्ले जी मतलब एवरग्रीन, कभी चेंज नहीं होगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे है ना, वो चेंज नहीं कर रहे इसलिए चलता है। पार्ले जी वाला अगर कुछ चेंज कर देगा ना, नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों के माइंड में जो रिकग्निशन है ना, वो नहीं जाना चाहिए। तो हर प्रोडक्ट पे कहीं ना कुछ चीजें अलग तरीके से वर्क कर सकती है वैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अपनी जगह है, मार्केट में आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, वो भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया, वो भी देख लो। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में ना अलग अलग पॉइंट्स पे बात की है। जैसे सबसे पहले बोला है कि आपकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो सकती है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, कि आपके सामने कोई पंगा ले नहीं सकता है। ठीक है, मार्केट के में जो राजा हो ना, वो आप ही हो, और कोई आपसे पंगा नहीं लेगा। उस टाइप की जो मार्केट पोजीशन है उसको डोमिनेंट पोजीशन। और वो डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में किस कंपनी की बात हो रही है। अगर टेलीकॉम में अपन जियो की बात कर रहे थे तो डोमिनेंट पोजीशन हो गई। प्रीमियम मोबाइल मार्केट में एप्पल की बात कर रहे थे तो डोमिनेंट पोजीशन हो गई। तो उनके टक्कर में कोई नहीं है, ये उस टाइप की बात है। तो वैसी पोजीशन हो सकती है, और आपकी स्ट्रैटेजीज उस बेसिस पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी पोजीशन पे हो। वैसा प्राइसिंग और ये सब भी वैसे डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी होगा। फिर दूसरा, डोमिनेंट से थोड़ा एक लेवल नीचे जाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर। तो बहुत एकदम हम मोनोपोलिस्टिक या नंबर वन नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक है, हमारा बिजनेस भी अच्छे लेवल पे चल रहा है, वैसा हो गया। इसके बाद फेवरेबल, थोड़ा इसे एक लेवल नीचे आ गए। तो मार्केट में जो कंडीशन है अभी, वो आपके लिए फेवरेबल है। आप अगर उसको कैपिटलाइज कर पाओ तो आप अपनी पोजीशन मार्केट में और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये उस लेवल पे हो आप, वैसी बात है। एडवांटेजियस कंडीशन है। टेनेबल, ठीक है, मतलब एवरेज स्टेबल बेसिस पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और बहुत वीक भी नहीं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन इनका जो टारगेट है ना, वो स्मॉल नीश मार्केट या वैसी कैटेगरी है, तो बहुत मास को कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी टेरिटरी में स्ट्रॉन्ग है, फिर ये वैसा हो गया। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, फोकस्ड प्रोडक्ट्स, वैसा हो गया। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड मार्केट को या पूरे कंट्री को टैप नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी लोकेशन पे अपनी टेरिटरी में अच्छा ग्रोथ है, वैसे बोल सकते हैं। इसके बाद है वीक कैटेगरी। अब ये तो फिर अनफेवरेबल हो गया ना, एकदम मार्केट में आपकी पोजीशन बहुत वीक है, मतलब ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, वैसा हो गया। सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, बिजनेस चलाना है, बंद कर देना है, रिवाइवल के लिए प्रोडक्ट्स में चेंजेस करना है, सीरियस इशू, वैसी बात है। अब ये जो दो पैरामीटर्स आपको बताया, एक तरफ प्रोडक्ट का लाइफ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है या स्टेबल है, मेच्योर है, कैसा है, और दूसरी तरफ मार्केट में आपकी पोजीशन कैसी है, इसके कॉम्बिनेशन से आपकी स्ट्रेटेजीज बनेंगी, वैसा है। ये आप पेज 106 पे देखो, आपको एडीएल मैट्रिक्स दिख रहा होगा, तो उसमें उसने कंपैरिजन किया है। अब कोई भी एक सेल चेक करते हैं, मतलब जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसको वेरीफाई करते हैं,
आपका प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, मतलब प्रोडक्ट नया है आपका, लेकिन आपकी मार्केट में पोजीशन डोमिनेंट है, मतलब एकदम ब्रांड वैल्यू बहुत खतरनाक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ऐसा है कि बायर परसेप्शन ये है कि आपकी गुडविल इतनी अच्छी है और आपका नाम इतना अच्छा है कि आप कुछ भी नया लॉन्च करोगे ना तो एक बार के लिए लोग ट्राई करेंगे। फिर अच्छा लगा नहीं लगा अलग बात है, बट इफ यू बिलीव कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप मार्केट में बहुत स्ट्रांग बड़े लीडर हो, तो अपने प्रोडक्ट को ऐसा पुश करो मार्केट में कि आपकी गुडविल का आपको पूरा बेनिफिट मिल जाए। फिर डर डर के खेलने की क्या जरूरत है? जब पता है अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है, हम कुछ भी बेचेंगे ना बिकेगा। और प्रोडक्ट अच्छा बना है तो बिंदास बेचो ना, खुल के बेचो, उसको बड़े स्केल पे मार्केट करो, उसकी भर भर के कॉन्फिडेंटली एडवर्टाइजिंग करो। लोगों को दिखना चाहिए कि यार कंपनी एकदम जोश में आई है। तो प्रोडक्ट लोग फटाफट उठाएंगे कि यार इनका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, ट्राई करते हैं, वैसा हो गया। और सच में अच्छा है तो मार्केट अपने आप पकड़ लेगा, वो पॉइंट है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही आप अपने आप को पुश कर सकते हो, बिकॉज आपकी मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छी है वैसा। ग्रोथ वाले स्टेज पे आ चुके हो और मार्केट में डोमिनेंट हो, तो अपनी पोजीशन होल्ड करो। और मार्केट शेयर भी अच्छा खासा जो ग्रो हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है तो बढ़ ही रहा है ना, तो वो ग्रोथ को पकड़ के रखो, उसमें कुछ करना नहीं आपको। मेच्योरिटी पे आ गए तो पोजीशन तो होल्ड करनी है, और इंडस्ट्री के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मेच्योरिटी का स्टेज एक अलार्मिंग स्टेज हो जाता है कि यार मेरा प्रोडक्ट जितनी पीक पे जा सकता था चला गया, अभी पीक पे, बट ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अब मुझे अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा कि जैसे ही एजिंग आएगा ना, मुझे क्या इसमें चेंज करना है कि वापस से वो चीज मार्केट में आ जाए वैसे। ये पॉइंट है। अब बाकी आपकी मार्केट पोजीशन जैसे जैसे वीक होती जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजीज में उस तरीके से फर्क आता जाएगा वैसा। तो कहीं पे होता है कि आप ज्यादा पुश करो, कहीं होता है आप होल्ड करो, और कहीं होता है कि आप मार्केट से बाहर निकल जाओ। मेनली ना तीन कैटेगरी है। इतने सारे सेल दिख रहे हैं नो डाउट, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी थ्री है। आइदर गो फॉर ग्रोथ, और होल्ड, और एग्जिट। तीन ही पॉइंट्स होते हैं। या तो पुश करो, मार्केट शेयर बढ़ाओ, जहां हो स्टेबल रहो, होल्ड करो, और तीसरा होता है कि यार नुकसान में हो तो फिर धीरे धीरे वाइंड अप करके एग्जिट करो, डाइवेस्ट करो, निकल जाओ। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स में ना आपको उसी टाइप की स्ट्रेटेजी दिखेगी वैसे। अब इसके लिए वर्ड्स अलग अलग यूज किए। देखो अगर आपको उसको रिलेट करना है ना, तो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगर आप देखोगे ना, तो आपको वो एग्रेसिव अप्रोच ज्यादा दिखेगी। फिर जैसे जैसे आप सेंटर में आओगे ना, आपको होल्ड होल्ड ज्यादा दिखेगा। और जितना राइट साइड पे, बॉटम साइड पे आओगे ना, वहाँ टर्न अराउंड, ये वो ऐसे सब वर्ड्स दिखेंगे जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। या तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, या एबेंडन मतलब मार्केट से बाहर निकल जाओ, उस टाइप का अप्रोच है। क्योंकि देखो जो राइट हैंड कॉर्नर में सबसे नीचे लास्ट पॉइंट है, उसमें ना आपकी मार्केट में पोजीशन वीक है, और आपका प्रोडक्ट भी आउटडेटेड हो गया है, तो सबसे बुरी सिचुएशन। तो इसमें तो भाई बाहर ही निकल जाओ, कुछ बचा नहीं आपके लिए, वैसा हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग में ये आपको ऐसा मैट्रिक्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक साइड पूछ सकते हैं। जैसे लाइफ साइकिल का जो स्टेज है, लाइफ साइकिल फेज क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। अब वो चार स्टेजेस समझा दो जो अपन ने यहाँ पे देखे। या फिर ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस है तो उसमें 5 पॉइंट समझा दो, वैसे हो सकता है। तो वो शॉर्ट नोट में आंसर आएगा तो एनी वन पैरामीटर पूछेंगे, ये पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेकिन से मैट्रिक्स। हाँ मतलब अभी जो बिक रहा है वो बिकने दो, उसको तो चलने दो। अपनी सेल्स तो है, सेल्स अभी धीरे धीरे डाउन होनी स्टार्ट हुई है, तो जो बनती हुई सेल है उसको तो आने दो, कमाई तो हो ही रही है। बट बैकएंड में आपको सोचना शुरू कर देना है कि इसको वापस रिवाइव कैसे करना है। बट जब तक ये चल रहा है, आपको लगे कि एकदम डिप हो जाएगा, तो अभी थोड़ा डिप होना स्टार्ट हुआ है, तो एकदम डिप होते ही डरने की भी जरूरत नहीं। आप मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो वो तो देखो। कितनी बार ना ब्रांडेड कंपनी के फालतू प्रोडक्ट बिक जाते हैं, मतलब उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी होती है ना कि लोग फालतू प्रोडक्ट भी ऐसे खरीद रहे होते हैं, हाँ हाँ ये तो अच्छा ही है, मतलब उनको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज आप ना ब्रांड नेम देख देख के खरीद रहे हो। वो रियलाइज होते 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 टाइम लगता है। और कंपनियों को पता है कि कब डिप होगा, तो एकदम डिप पे आ जाएगा ना, तो अपने पास स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइव करने की, लेकिन तब तक चलने दो। तो आपकी सेल हो रही है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकली वेरी करती है, एकदम फॉर्मूला टू फॉर्मूला हो नहीं सकती। और यहाँ पे इन्होंने उसको कोशिश की है टैग देने की, तो थोड़ा बहुत वो वेरिएशन रहेगा, ऐसी बात। चलो नेक्स्ट देखें। मैकिन्से वाला भी अपना मैट्रिक्स लेके आया कुछ। देखो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं बस लास्ट ही ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। पेज नंबर 108 पे देखो ना डायरेक्टली, मैं भी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ध्यान दो, इसमें भी देख लो आप, सेम है पॉइंट।
एक तरफ ना इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है और कितना इंडस्ट्री बढ़ सकती है, वैसा है, तो दैट इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। और एक है आपके बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वही कंपैरिजन है जैसा अभी पीछे अपन देख रहे थे। अब देख लो, आपको इसमें थोड़ा ज्यादा इजीली समझ आएगा जो मैं बता रहा था। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत हाई है, मतलब काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जो आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा है। आप एक नोन ब्रांड हो, डोमिनेंट पोजीशन में हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, और पैसा लगाना चाहिए और ग्रोथ पे जाना चाहिए। मतलब जितना कमा सकते हो कमा लो, यही मौका है। एक तो अपना हाथ ऊपर है मार्केट में, ऊपर से मार्केट बढ़ रहा है, लोग कस्टमर आए जा रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, सबको प्रोडक्ट चाहिए। बेचो जितना फटाफट बेच सकते हो, और मशीनरी लगाओ और प्रोडक्शन करो और मार्केटिंग करो, जितना पैसा डालोगे उतना पैसा बनेगा, ये वैसा मार्केट है। तो उसमें इन्वेस्ट या ग्रो वाली स्ट्रैटेजी चलती है। अब देखो, हाई और मीडियम वाले में ऊपर आपको ना तीनों बॉक्सेस में वही दिखेगा, है ना। अब जैसे जैसे आप बीच में आओगे ना, लो, तो जैसे आपका इंडस्ट्री ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये थोड़ा बहुत कैश काउ जैसा हो गया, जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है, तो होल्ड करो, तो उसमें होल्ड बोला हमने। फिर सेंटर में देखो, दोनों मीडियम लेवल पे, इंडस्ट्री भी मीडियम लेवल पे ग्रो कर रही है, आपकी मार्केट पोजीशन भी मीडियम है, तो भी ठीक है ना, चल रहा है बिजनेस, कुछ नुकसान नहीं है, डाउनफॉल भी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही, तो स्टैंडर्ड। और तीसरे पॉइंट में भी वही बोला, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आपका बिजनेस अभी उतने बड़े स्केल पे नहीं है, तो जो है उसको तो एक बार आप होल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे जैसे अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को बढ़ाते जाना, वैसा। तो ये तीनों में इन्होंने होल्ड वाली स्ट्रैटेजी दी। और बाकी जो राइट साइड पे है, राइट कॉर्नर में, उसमें देख लो, सब में थोड़ा नेगेटिव डाउन साइड पे जा रहा है ना, तो या तो हार्वेस्ट कर लो। हार्वेस्ट करने का मतलब, जाते जाते जितना पैसा निकाल सकते हो कमा सकते हो कमा लो, एक पॉइंट पे तो बंद करना ही है। और डाइवेस्ट का मतलब भी वही है, बेचो पैसा निकालो, वही पैसा कहीं और लगा दो। तो लॉस में चले जाओ ना, उससे पहले निकल जाना बहुत सही है। और ये चीज क्या है, मार्केट में भी कितनी बार होती है, अपने स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं ना, वहां पे भी क्या अपने इमोशनली फंस जाते हैं। अरे नहीं यार, प्रॉफिट में तो आएंगे, कल बढ़ेगा परसों बढ़ेगा। अभी तो क्या है, प्रॉफिट है, फिर थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, आपको लगता है नहीं नहीं इतने प्रॉफिट में क्या होगा, फिर ब्रेक इवन आ जाता है, आप तब तक हिलते नहीं हो, फिर माइनस में आ जाता है, फिर आपको लगता है आप क्या करो। तो सही टाइम पे एग्जिट कर लेना सही है, अगर वो स्टॉक फॉलिंग है तो ये चीज यहाँ बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, वैसे बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पेज पे टॉपिक दे रखा है आपका 109 पे, यूजिंग द टूल एंड एवरीथिंग, ये उतना मतलब रेलेवेंट टाइप का नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाने की इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक है, अननेसेसरी खींचा हुआ टॉपिक है, वैसे बोल रहे हैं। इसी चीज को थोड़ा फॉर्मूला से, थोड़ा रैंकिंग वैंकिंग देके वैसे बताने की ट्राई की है, तो मैं इसको इतना टेक्निकली इंपॉर्टेंट मान नहीं रहा हूँ। आपको एक बार थियरी रीड आउट करनी है तो आप रीडिंग में पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कुछ है नहीं, खाली अननेसेसरी घुमा रहे, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, वैसा है। तो एक बार आप ट्राई करके देख लो पहले, आपको लगे कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऐसा है तो मैं करवा दूंगा, बट बाकी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है वो। ये मैट्रिक्स जो बनाया है ना, मैट्रिक्स बनाते कैसे वही बता रहे हैं। तो अपन ने कैसे हाई मीडियम लो देख लिया, वो लोग बोल रहे हैं हर पैरामीटर को स्केल दे दो, 0 to 5, 1 to 5, 1 इज वीक, 2 इज स्ट्रॉन्गर, 3 स्ट्रॉन्गर, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे करके। तो वो एक ही चीज को फिर से लिखा हुआ है, नया पॉइंट नहीं आएगा उसमें। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, थोड़ा रिपीटेशन आने वाला है। ग्लूक एंड जॉश, ये दो लोग हैं, इन्होंने कुछ जेनेरिक स्ट्रेटेजीज डिफाइन की थी। वो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज में 4 स्ट्रेटेजी आपको दिखेगी, पेज 111 पे। मैंने सिर्फ नाम रखे हैं उसके, क्योंकि अपन ने इस पर बात की हुई है। एक है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है डू नथिंग न्यू, बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब, जो कर रहे हो वो करते रहो, बट कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, अच्छा चल रहा है, अननेसेसरी ना छेड़खानी मत करो। प्रोडक्ट चल रहा है, बिक रहा है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, ब्रांड लॉयल्टी बन रही है, कस्टमर पैसा दे रहा है, अननेसेसरी चेंजेस करके बिगाड़ो मत उसको, दैट इज द पॉइंट। तो ये है अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ये पेज 112 पे आपको शॉर्ट नोट मिलेगी। एग्जाम में पूछते हैं ये टॉपिक जो है ना, ब्लूक एंड जॉश वाला, ये शायद जून 24 के पेपर में आया भी था। ठीक है, डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं डू नथिंग नहीं है, डू नथिंग न्यू, बहुत फर्क है। डू नथिंग मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, बैठो आराम से, जो कर रहे हो वो करते रहो, कुछ नया मत करो, अननेसेसरी चेंजेस मत करो, देयर इज अ डिफरेंस। दूसरा, एन इंटरनल ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, वो तो वही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, अपना इंटरनल ग्रोथ, ये अपन ने पढ़ा, उसके अंदर के जो पॉइंट्स है, आप लैंग्वेज देख लो, पीछे जितना पढ़ के आए वो सब दिखेगा। एक बार रीड आउट कर ही लो, नहीं समझ आता है तो बोलो।
बोलो, समझ आ रहा है? ये अपन ने पॉइंट्स देखे पीछे वही है, मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज इंटरकनेक्टेड होती है, एक बेस बन जाता है ना, फिर बहुत लोगों ने वो स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके अपने नए नए नाम दे दिए, अभी इन्होंने वही किया हुआ है। एक्सटर्नल एक्सपांशन, इसमें क्या ऑप्शन है? मर्जर, एक्विजिशंस। इंटरनल एक्सपांशन मतलब हमारी कंपनी में हम चीजों को बढ़ाएं, और एक होता है कि एक्सटर्नल मतलब और बिजनेसेस ही अक्वायर करते जाए, वैसा भी है। तो मर्जर एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी इस कैटेगरी में आती है। रिट्रेंचमेंट, स्टेप बैक करना, स्केल डाउन करना, जिस लेवल पे है उस लेवल से नीचे आना, प्रोडक्शन के मामले में, सेल्स के मामले में। कभी कभी अच्छा होता है, मार्केट अगर थोड़ा स्लो है ना, वीक है, तो एक्सपांशन तो भारी पड़ जाएगा, फिक्स खर्चे बढ़ा लोगे, सेल्स आएगी नहीं, तो ऐसे टाइम पे तो लोग जगह छोटी कर लेते हैं कि इतनी जरूरत नहीं है ना, ये 4 दुकान थी पहले, इतना काम नहीं चल रहा, 3 कर लो, 2 कर लो, अननेसेसरी क्यों बढ़ाना है। उल्टा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कम सेल में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है परसेंटेज टर्म्स में, बिकॉज आपके फिक्स एक्सपेंसेस आप कट डाउन कर देते हो। आप कितनी बार अपने देखते हैं रेस्टोरेंट चेन वाले भी ये चीज करते हैं। मुझे ध्यान है, ये अपना पिज्जा हट की बात हो रही थी, अपन बात कर रहे थे, तो गोड़दो रोड पे पिज्जा हट जो है, उन्होंने पूरा 2 फ्लोर का बना रखा था। अभी मैं रिसेंटली गया ना, तो उसने हाफ कर दिया, ऊपर का फ्लोर खाली कर दिया, एक ही फ्लोर कर दिया। अब कैसा, 2 फ्लोर इतने बड़े बना रखे थे, तो आधा खाली रहता था। अब उसको पता है उसकी ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं है, तो उसको इतनी बड़ी जगह की जरूरत हो, तो एक फ्लोर यूज कर रहा है, दूसरा खाली कर दिया, दूसरा किसी और ने रेंट पे ले लिया। अब उसका ना फिक्स एक्सपेंसेस कट डाउन हो गए, एक फ्लोर पूरा कम हो जाने से उसके एक्सपेंसेस में फर्क पड़ेगा, सेल तो उतना ही हो रहा है, तो अब उसके मार्जिन कंपेरेटिवली ज्यादा बच रहा होगा, तो ये हम कर सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, स्टेप बैक करना। बड़ी कंपनीज भी ये करती है, कॉस्ट कटिंग। अपने बाइजूस की बात नहीं कर रहे थे बीच में, तो बाइजूस वाले का भी जो फाइनेंशियल इतना इशू आ गया ना, तो इन्वेस्टर से पैसे मांग रहे हैं, भाई पैसा दे दो और ज्यादा बिजनेस ग्रो करना है। अब बिजनेस मॉडल ना थोड़ा बोगस टाइप का है, फ्रेंकली देखा जाए तो, बिकॉज मैं खुद इस फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को आप एजुकेशन रखोगे तो ही चलेगा, आप एजुकेशन को कमर्शियलाइज करने जाओगे तो वो नहीं चलेगा। और इंडिया में कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है, शायद होगा भी नहीं, देखो पढ़ाना ना एक वो अलग माइंडसेट वाली चीज है। आप उसको बिजनेस बनाते हो, फिर क्या होता है ना, अभी आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर कस्टमर हो गए, तो रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगी जब मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये सोचूंगा ना कि यार मुझे तो क्या इनसे एक अमाउंट लेना है, और वो कैसे निकालना है मुझे उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो फिर वो किसी को उल्लू बनाने वाली बात हो गई कि एक बार आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन सामने आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल इंटरवेंशन आपका खत्म हो गया। तो एजुकेशन में ये लोग जो कमर्शियलाइज करने गए ना, आप देख लो बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं चला पा रहा है। इतना बड़ा बाइजूस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इतनी ब्रांडिंग कर ली, उनके पास कौन सा कोई रिसोर्सेज की कमी थी? पैसा है, एमबीएज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्ट्रेटेजिक उनके एडवाइजर्स हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस मॉडल अल्टीमेटली वो फ्लॉप होने की तरफ ही गया, बिकॉज मेन जो टारगेट है स्टूडेंट्स, आपने उनको कस्टमर बना दिया है, और उनके पेरेंट्स को आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो टैबलेट बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, टारगेट पूरा कर रहे हो। आपने सेल्स टीम रख ली, उनको टारगेट दे दिया, हर हफ्ते इतने प्रोडक्ट बेचने, इतने कोर्सेज बेचने। या कोर्सेज बेचने की चीज होती नहीं है, कोर्स पढ़ाने की चीज होती है। आप उसको बेचने निकले हो तो मॉडल खत्म हो गया। अब इन लोगों ने ये किया, इन्वेस्टर्स को ये दिखाया कि भाई हम लोग इतने यूजर्स लेके आ गए, हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, आप इतना पैसा तो इससे और मार्केटिंग करेंगे और लोग आएंगे, एक दिन प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन लॉन्गर टर्म में वो चीज हो नहीं पाई। फिर इन्वेस्टर्स प्रेशर करते हैं, तुम लोग प्रॉफिट तो दे नहीं रहे। बाईजूस का पता है फाइनेंशियल कैसा था? 1 रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए वो 2 रुपए की मार्केटिंग करता है, ये रियल डेटा है। बहुत परेशान किया ना, देखो गुडविल खत्म हो गई ना। हाँ, आए होंगे सबके घर पे, हमारी सोसाइटी में नीचे स्टॉल लगा रखा था, ठीक है, फिर वो बच्चों का फ्री असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर टेस्ट में उसको कम मार्क्स देते हैं, फिर पेरेंट्स को डराते हैं कि आपका बच्चा तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ वही तो बात है, तो वो चीज हो गई ना, बच्चे को बेचारे को डिप्रेस कर दिया, माँ बाप को टेंशन में डाल दिया, उनको लगता है ये बाईजूस वाला ही बचाएगा हमको, तो भाई थोड़े पैसे इनके पीछे खर्च कर लेते, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या सोचेंगे, और मैथ्स का टेस्ट लेके बच्चे को मैथ्स में फेल कर देगा। अब मैथ्स में बच्चे वैसे ही डरते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन तुम हार्ड पूछ लोगे तो और घूम जाएगा, तो उसको उसके लेवल की चीज पूछो ना। प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में पहले उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, फिर उसके पेरेंट्स से पैसे निकलवा रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है एजुकेशन में पैसे कमाने का? और आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हो हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया खर्च करोगे, तो कितने दिन ऐसे धंधा चलने वाला है? जब तक वो इन्वेस्टर बेवकूफ बन रहा है तब तक। जिस दिन इन्वेस्टर ने बोला नहीं भाई पहले प्रॉफिट ला, फिर क्या किया ना, कॉस्ट कटिंग चालू कर दी। अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए बाइजूस वाले को क्या करना चाहिए था, उसने क्या किया, सबसे पहले निकाल दिया टीचर्स को, मतलब बेवकूफ इंसान, जिनके भरोसे चल रही दुकान उनको ही निकाल दिया। तो टीचर को निकाल देगा कॉस्ट कटिंग करने के लिए, सैलरी ना देनी पड़ेगा, पढ़ाएगा कौन? खर्चे खुद के कम करने चाहिए ना, पर्सनल सैलरी कम कर दो, जो तुम बिजनेस क्लास में उड़ते हो हर जगह वो कम कर दो।
अननेसेसरी एक्सपेंसेस, पे स्केल कम कर दो, लेकिन तुमने टीचर्स को ही निकाल दिया। 1,000 टीचर एक साथ निकाले बाईजूस में कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो हो गया खत्म काम। उसके बाद तो और वैल्यूएशन खत्म हो गई। अब माइनस में है, कोई पैसा लगाने को रेडी नहीं। अपने बीसीसीआई वाले तो एनसीएलटी में गए थे, पता है, बाईजूस के खिलाफ। हाँ, वो ब्रांडिंग के लिए स्पॉन्सरशिप थी ना टेस्ट टीम में। बीच में मजाक उड़ रहा था, बोले यार इंडिया की टीम खेलने जाती है टेस्ट मैच के, बाईजूस की टीम जाती है पता ही नहीं चलता। तुम लोगों ने टेस्ट मैच के टी शर्ट पे इतना बड़ा बाईजूस लिख रखा है, बोले टीम इंडिया लिखो ना। बाईजूस थोड़ी ना क्रिकेट खिला रहा है, तो टीम इंडिया खेल रही है। तो बीसीसीआई वालों को क्रिटिसाइज किया क्या तुमने स्पॉन्सरशिप के चक्कर में बाईजूस का नाम इतना ज्यादा उसमें बढ़ा के दे दिया। अब उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी कुछ 400 करोड़ समथिंग ऐसा कुछ था, उसमें 150 करोड़ बाकी थे। बाईजूस वालों को कहाँ से पैसे लाके दो, फंडिंग ही नहीं आ रही है। ये लोग एनसीएलटी में चले गए, बोले इसकी कंपनी ये इंसॉल्वेंसी में लेके जाओ, इसके असेट बेचो, हमारे पैसे दो। बोलते रुक जाओ, पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, कंपनी बंद मत करवाओ। तो काफी मैटर हो गया था उसमें, और वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा था वैसी कंडीशन में। तो जो सीआईआर भी अपन पढ़ रहे हैं ना, एनसीएलटी में मैटर वहां चला गया था वैसा। तो रिट्रेंचमेंट में यही है, आपको कट डाउन करना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन भी आप लगा सकते हो। एक कॉम्बिनेशन, एक स्ट्रेटेजी काम ना करे, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एक साथ लगा सकते हो। इसके बाद आ गया आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट, पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। वही माइकल पॉटर जिसकी बात शुरुआत में हो रही थी, है ना। तो नाम स्टार्टिंग में दिया था, स्ट्रेटेजी लास्ट में रखी। तो इसको ये था कि जाते जाते भी अब इसको याद रखो, इसलिए आखिरी में रख दिया। अब पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी में ना 4 स्ट्रेटेजीज हैं, इस पर अपन बात कर चुके हैं। एक है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट इतनी सस्ती है हमारी, इसी वजह से हम मार्केट में लीडर है, और कोई कंपटीशन दे नहीं पाएगा, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। तो जो चाइना का एग्जांपल अपन ले रहे थे, बल्क मैन्युफैक्चरिंग, वो ये स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। इतना सस्ता बनाते हैं ना, इतना सस्ता बेचते हैं, दूसरी कंपनीज उतना कॉस्ट पे नहीं आ पाती जितने पे लोग बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो स्केल का बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिल जाता है वैसा। इसके अंदर की स्टोरी आपको रिपीट मिलेगी, अगर अभी लैंग्वेज पढ़नी साथ में देख लो, कुछ नया मिले तो अपन देख सकते हैं, रीड कर ही लो, ज्यादा है नहीं, 2-3 ही आंसर है। इस आंसर के लास्ट में आपको एक टर्म मिलेगा जो नया है, जापानीज टर्म है, उसको बोलते हैं काइजन, है ना। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दैट इज काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कहीं आपने सुना भी होगा ऐसे, वो अपने इंस्टाग्राम पे कोट्स चलते रहते हैं ना, वो सब यहीं से चुरा चुरा के चेंज कर करके लिखते हैं उसमें, और एक पेज पे आता है सब लोग वही लिख रहे होते हैं, वो भी। तो ये जो काइजन की जो फिलोसॉफी है उसमें ऐसा है कि अगर आप बोलते हैं ऐसा आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो एकदम एब्रप्ट या मेजर बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे चेंजेस अगर रेगुलर करते जाओगे ना, तो वो इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा जो आपको चाहिए। एकदम से अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने की नीड नहीं कि सब कुछ एक दिन में बदल दिया। ग्रेजुअल चेंजेस, छोटी छोटी हैबिट्स को इंप्रूव करते जाओ, अपना काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलते जाओ, कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपने चेंजेस कर लिए, और एक पॉइंट पे वो छोटे छोटे चेंजेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट इतना दिखे कि जो रिजल्ट आपको चाहिए ना वो मिल जाए। तो दैट अप्रोच इज अगेन अ जापानीज कंसेप्ट, उसको काइजन बोला जाता है। तो कंटिन्यूस एंड वेरी मिनिमल इंप्रूवमेंट्स, और वो करते जाओ कंटिन्यूसली वैसा। उसी फिलोसॉफी पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी काम करती है, कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर आप सुधारते जाओगे, छोटी छोटी गलतियां ठीक करते जाओगे, तो माइनर माइनर कॉस्ट रिडक्शन भी ना एक पॉइंट पे आपको मेजर रिजल्ट दे सकता है, वैसी बात है। बोलो, लैंग्वेज क्लियर हो रही? 3 अप्रोचेस समझ आई। फर्स्ट अप्रोच में क्या बोला, असेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आउटपुट बढ़ा दो, हाई वॉल्यूम में बनाओ, तो
आपकी असेट की भी रिकवरी होगी, उससे भी जो पैसा लगाया उसका फायदा मिलेगा आपको। दूसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हो हाई वॉल्यूम पे, स्टैंडर्डाइज मतलब सब एक जैसे, नो कस्टमाइजेशन। जितना कस्टमाइजेशन करते हैं ना उतना कॉस्ट बढ़ जाता है। पर यूनिट कॉस्ट कंट्रोल में रखना है, एक जैसे हजारों प्रोडक्ट्स लाखों प्रोडक्ट्स बनाओ, कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो वो एक अप्रोच अच्छा है। बहुत बार कंपनीज ना प्रोडक्ट्स में आपको वेरिएंट्स के ऑप्शन बहुत कम देती है, कि भाई यही आता है, इसमें ये कलर है नहीं, ऐसा डिजाइन बनेगा, जो है बनेगा यही बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा। तो उनको पता है कि अगर हम कस्टमाइजेशन करने चलेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अब मारुति की गाड़ी बनती है तो मास प्रोडक्शन होता है, रोल्स रॉयस बनती है तो कस्टमाइज होता है। कॉस्ट में फर्क है ना, मारुति वाले को पता है मेरे को महीने की 1.5 लाख गाड़ी बेचनी है, तो मैं उसमें ना कस्टमाइजेशन करने जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। अच्छा, कलर्स भी वो लोग जो लॉन्च करते हैं ना, काफी स्टैंडर्ड और बेसिक कलर्स होते हैं, ये जो बिक जाएंगे। अब व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे है, ब्लू है, डार्क रेड है, ये सब स्टैंडर्ड कलर मारुति के चलते ही हैं। तो हर वेरिएंट में वैसे ही कलर निकालेगा। आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा करके दो, भाई वो अवेलेबल ही नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तीसरा बोला, कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में आपके जो भी सप्लायर्स है, प्राइस पकड़ के रखो, इससे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। डीमार्ट वाले की स्ट्रैटेजी अपन देख रहे थे, वॉलमार्ट की भी स्ट्रैटेजी इन्होंने बोली है कि यार सप्लायर को पकड़ के रखोगे, उसका मार्जिन कम कराओगे तभी तो कस्टमर को डिस्काउंट दे पाओगे, और डिस्काउंट दोगे तभी तो चलेगा, स्कीम वैसी है। तो ये सारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। इसके बाद डिफरेंशिएशन पे बात हुई थी, ध्यान में है कुछ? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्या था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था? वो ट्राई करो, याद करो। नहीं, भूल गए? डिफरेंशिएशन नहीं, याद नहीं आ रहा। डॉम्स वाला एग्जांपल लिया था, बाकी लोगों से कुछ अलग करोगे तभी दिखेगा, तभी डिमांड आएगी। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना कि सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम भी वही बेचेंगे, क्या फर्क है। हल्दीराम का एग्जांपल दिया था मैंने। हल्दीराम जो भुजिया सेव है, वो उन्होंने वही किया, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। रेसिपी में चेंज किया, पैकिंग में चेंज किया, ब्रांडिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, जो कोई नहीं कर रहा था, तो फर्क पड़ गया। ये हल्दीराम का तो बिजनेस बड़ा खतरनाक है, इनका जो फैमिली ट्री है ना, वो आप देखोगे ना, तो हल्दीराम का जो पूरा बिजनेस है उसमें 3 भाई थे। जो मेन हल्दीराम है उसके 3 बेटे, और तीनों में भी वो था कि भाई बिजनेस में फिर थोड़ा फाइट होता ही है, फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो इन्होंने क्या किया, टेरिटरी वाइज डिवाइड कर दिया। तो ये जो बीकाजी करके है ना, वो बीकाजी भी हल्दीराम वाला ही है। हाँ, उसका सगा भाई है। और हल्दीराम में देखना, हल्दीराम में नागपुर लिखा होता है उसके पैकिंग में। हल्दीराम का लोगो देखना, उसमें नागपुर लिखा होता है। तो एक भाई को हल्दीराम की टेरिटरी दी, सेंट्रल इंडिया वाली। एक भाई को दिया राजस्थान वाला साइड बीकाजी, और एक को दिया वेस्ट बंगाल साइड पे। तीसरा ब्रांड मैं भूल गया। तो 3 ब्रांड्स है, तीनों हल्दीराम, एक ही फैमिली, मतलब एक ही फादर के 3 बेटे हैं, तीनों को एक एक टेरिटरी दी। और फिर उन्होंने अपना ब्रांडिंग कर लिया। और डिसीजन ये हुआ था कि हम अपनी अपनी टेरिटरी पकड़ के रखेंगे। एक को सेंट्रल इंडिया दे दिया, एक को वेस्टर्न, एक को ईस्टर्न। झगड़ा भी नहीं होगा और बिजनेस चलता रहेगा। अब बीकाजी वाला भी आईपीओ लेके आया 2 साल पहले, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ था। हाँ, 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 तो वो जो बीकाजी है वो हल्दीराम वाला ही है। तो फैमिली एक ही है, बिजनेस वही है, लेकिन ब्रांडिंग डिफरेंट कर दी उन्होंने, जस्ट टू अवॉइड द डिस्प्यूट कि भाई सबका अलग अलग चलता रहे वैसा। बट देखा जाए तो जो हल्दीराम ब्रांड है वो सबसे ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि ओरिजिनल वही था। बाकी 2 ब्रांड्स भी अपने अपने लेवल पे अच्छा ही कर रहे हैं वैसा। ये पॉइंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो गई। उसके बाद है फोकस स्ट्रैटेजी। वो अपन ने देखा ना, नीश मार्केटिंग। क्या था नीश मार्केटिंग, कुछ याद आ रहा है? छोटा टारगेट मार्केट है ना, तो भाई बहुत बड़ा मार्केट नहीं, स्मॉल सेगमेंट को ही हम टारगेट करेंगे और एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। तो ये जो लग्जरी ब्रांड्स है वो लोग यही करते हैं, नीश मार्केटिंग के कैटेगरी के पीछे अपना फोकस है वैसा। तो ये भी रिपीट हो गया ना, ये पॉइंट अपन ने देखा हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी सारी कंप्लीट है अभी। बीच में देखो स्वॉट और टोज वाले में मैंने आपको लैंग्वेज रिलेट नहीं कराई है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा। एक और टॉपिक है, बस स्वॉट वाला वापस देख लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा है जो लैंग्वेज रिलेट कराने जैसी, तो मैं ऐड ऑन करा देता हूँ, अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं है।
देखो एक पेज नंबर 84 पे देख लो, कंसेप्चुअली जो नया है वो बता रहा हूँ। रिपीटेशन तो करते ही हैं क्योंकि मॉड्यूल का मैंने पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा रिपीटेशन अननेसेसरी वाला इन बिटवीन मिलता रहेगा। पेज 84 पे ना वो टोज मैट्रिक्स वाली कुछ स्ट्रेटेजीज है, और अपन ने बात की थी टोज वाले में ओरिएंटेशन रिवर्स होता है। मार्केट में क्या चलेगा, मार्केट क्या मांगता है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। स्वॉट में ऐसा है, मैं मेरी ये स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से कुछ काम है तो बताओ, तो रिवर्स अप्रोच है। अब टोज मैट्रिक्स वाले में जो इन्होंने चार स्ट्रैटेजीज बताई है, वो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे है। जैसे पहले बोला एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, आपकी जिस चीज में स्ट्रेंथ है और आप ऑलरेडी उस काम में स्ट्रांग हो, उसी चीज की मार्केट में डिमांड है, अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये तो बेस्ट हो गया ना। आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वही मार्केट में चल रहा है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन, आप ही के पास सारा काम आना चाहिए और आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ऐसे केस में तो आप स्ट्रैटेजी एग्रेसिव लगाओ, एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, पैसा मार्केट से उधार लेके भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़े कर देंगे, अपना तो चलने ही वाला है, ये उस टाइप की बात होगी, तो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। दूसरा कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी, अब इसमें ऐसा है कि आप थोड़ा वीकनेस वाली साइड पे हो, इंटरनली आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार मैं अगर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, पैकेजिंग पे, प्रोडक्शन पे, इन सब चीजों पे काम कर लूँ और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी से मुझे बहुत फायदा हो सकता है। तो अभी वीकनेस है, लेकिन हम उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी, इंप्रूवमेंट की कोशिश करेंगे, बेसिक बात वही है। देख लो, अब उसमें देखोगे तो आपको हर जगह इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, मेंटेनेंस, वही सब दिखेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी में आप यही कर सकते हो। कंजर्वेटिव में इसका रिवर्स है, आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मार्केट में अभी थोड़ा थ्रेट चल रहा है, मार्केट अच्छा नहीं है। आप मार्केट के बड़े प्लेयर हो, लेकिन मार्केट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप सर्वाइव कर लो अभी। कंजर्वेटिव का मतलब थोड़ा संभाल के चलो, ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्रांडिंग और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके टिके रहो मार्केट में, बाकी प्लेयर जल्दी आउट होंगे। अच्छा, ये कोविड के टाइम पे भी हुआ ना, कोविड के टाइम पे ना बड़े बिजनेस सर्वाइव कर गए, छोटे वाले जल्दी डूब गए। छोटे वालों का मार्जिन बहुत कम होता है, छोटी सी फैक्ट्री है, लिमिटेड प्रोडक्शन है, वर्किंग कैपिटल लिमिटेड है, ज्यादा दिन नुकसान नहीं झेल सकता, 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलेगा, ठीक है, मेरे पास बैकअप में उतना फंड नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जो एफएमसीजी है, ये एचयूएल है, रिलायंस है, पतंजलि है, पीएनजी है, इनके प्रोडक्ट अगर 6 महीना नहीं बिके ना, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन बाकी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो लोकल सप्लायर्स हैं, जिनकी किराने की दुकान में सामान पड़े होते हैं, फिनाइल हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, पाउडर हो सकता है, एक यूनिट लगा के बैठे हैं, कितने दिन बिना पैसों के चलेगा? भाई वर्कर्स को कितने दिन पे ऑफ कर पाएंगे, खर्चा कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट पे शट डाउन करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में ना छोटा प्लेयर मार्केट से जल्दी बाहर हो जाता है, बड़े वालों के पास के हाथ में फंडिंग बहुत होती है, तो उसी में से चलाते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने 2 4 दिन और खींच लेंगे, वैसी बात है। तो ये पॉइंट में कंजर्वेटिव रहना, शांति से बैठो और थोड़ा संभाल के चलो बस। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, अब ये तो आपकी हालत खराब है ना, एक तो आप वीकनेस, मार्केट में और थ्रेट, तो फिर क्या करें? ये तो ऐसा है कि सरवाइव कर गए तो ठीक है, ये तो बंद भी हो सकता है वैसा है, हाँ तो रिस्क बढ़ गया। तो जितना हाथ पांव मार सकते हो मार लो अपने को बचाने के लिए, नहीं बचा पाए तो बंद करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बाकी था जो डिस्कस करने वाला था। इन्होंने कंपनीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो लर्निंग वाले नहीं हैं। ऐसा एग्जैक्ट तो लोग पूछ भी नहीं सकते। नाइकी नाइकी का एग्जाम्पल है, पेप्सी का केस है, बहुत दे रखे हैं। इसके बाद एक टॉपिक है पर्ट वर्सेस सीपीएम, पेज 89 पे मिलेगा। अब ये कैसा किया ना इन्होंने, टॉपिक आधा अधूरा दे दिया। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाने में मजा है, समझ करने में मजा है, प्रैक्टिकल है थोड़ा, पर जितना उन्होंने दिया है सिर्फ उतना कराने जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो या तो इससे ज्यादा जाके पूरा पढ़ो जितना है, या तो पूरा छोड़ दो, ये वैसी बात है। तो अब पूरा छोड़ना भी देखो सेफ नहीं है, ऑब्वियसली। तो इसमें थियोरेटिकली मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आई ट्राई कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स या सम्स करवा दूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ भी एग्जाम में आता है, तो ये नहीं हो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा अपने को तो पता ही नहीं, चलो छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर सको, उतना आपने कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक समझने में तो बहुत मजेदार है। लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक इनको यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था, कि अगर ये रख रहे हैं तो फिर आधा अधूरा रख के कोई सेंस नहीं है, वैसी बात है। तो अभी ये टॉपिक मैं नहीं लेने वाला हूँ, एंड में अपना करेंगे, इसको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन मुझे इसके लिए आपको एडिशनल कंटेंट देना पड़ेगा, इतने कंटेंट में से समझ में नहीं आएगा वैसा। मेरे पास क्या है, मेरा सीए फाइनल के सिलेबस में ना ये टॉपिक था, तो मैंने पढ़ा हुआ है, और उसमें काफी डिटेल में, तो जितना इसमें और एड ऑन करना मिनिमम नेसेसरी है, उतना प्लस करके दूंगा ना, तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये लास्ट में करेंगे, क्योंकि एज सच बहुत अर्जेंट भी नहीं है, और अभी इसमें से पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। वो पिछले चैप्टर वाली ना,
नहीं, वो थर्ड चैप्टर वाली तो अभी पेंडिंग रखो, वो आज का टॉपिक नहीं है। आई थिंक इतना भी अपने रखे तो काफी है। तो फोर्थ चैप्टर अपना हो गया, बाकी जो केस स्टडीज है वो फिर कल से ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना हो आपको, कुछ क्वेरी हो, अभी तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर है? बस ठीक है।